आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं रिटर्न फाइल कर दिया काम खत्म, बट रियलिटी ये नहीं है। रिटर्न फाइल करना स्टार्टिंग पॉइंट है। सिस्टम आपका डेटा मैच करता है, अगर मिसमैच हुआ तो नोटिस भी आ सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल, वेलकम टू मंत्र टैक्स कंसल्टेंट, जहां मिलती है टैक्स क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं। आज हम देखेंगे कौन से रिस्क एरियाज रिटर्न फाइलिंग में डेंजरस होते हैं, किस टाइप की गलतियां नोटिस ट्रिगर करती है और कैसे हमें सेफ रहना है। तो दोस्तों, रिटर्न फाइलिंग ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब रिटर्न फाइलिंग इज नॉट इक्वल टू एंड, ये एंड प्रोसेस नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब ये होता है रिटर्न फाइलिंग इज अ रिस्क इवेल्यूशन स्टार्ट। यहाँ से रिस्क इवेल्यूशन स्टार्ट होता है। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डेंजरस पॉइंट होते हैं, किस टाइप की गलतियाँ हो सकती है जिससे नोटिस का रिस्क आ जाता है और हमें सेफ कैसे रहना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि AIS और 26AS मिसमैच। डिपार्टमेंट आप जो डेटा रेटियर फॉर्म के अंदर सबमिट करते हो उसको मैच करता है, और मैच करने के लिए आपको भी एक डॉक्यूमेंट यानी कि रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो रिपोर्ट है 26AS और AIS। अब इसमें जो भी डेटा डिपार्टमेंट के पास है उसको आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। अगर यहाँ पे कोई मिसमैच हुआ तो ये रिस्क पॉइंट लगता है। AIS 26AS ये मिसमैच कैसे होता है? तो जो आपने ITR फाइल किया है वो ITR वर्सेस AIS और वर्सेस 26AS इस तरीके से कुछ मेंशन होता है, मतलब कि चेकिंग होता है। ITR जो भी सबमिट किया है वो AIS में जो भी आपको रिटर्न में इनकम शो की है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो हुआ है वो आपके ITR में होना चाहिए, और 26AS में भी जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है वो आपके ITR में होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लो कि 26AS के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम शो की है 25,000। मतलब आपका 26AS का जो रिपोर्ट दिखा रहा है कि आपको इंटरेस्ट मिला है 25,000 और आपने ITR में यहाँ पे दिखा दिया है 15,000। तो ये जो डिफरेंस आया ये मिसमैच है, और ये मिसमैच है तो ये डेंजरस पॉइंट है, रिस्क है, क्योंकि आपने इनकम जो है वो कम दिखाई है। तो जो डिपार्टमेंट डेटा मैच करता है वो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देता है और आपकी इनकम जो है एज पर 26AS ले लेता है 25,000, और जो आपकी टोटल इनकम है उसमें कुछ भी टैक्स अगर पे करने का आता है तो आपको डिमांड आ सकती है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकरेक्ट डिडक्शन डिटेल। यानी कि हमने ITR फाइल करने के टाइम जो भी डिडक्शन लिया, मतलब 80C, 80D, 80G, तो ये सेक्शन डिडक्शन की रेगुलर सेक्शन है जिसमें लोग डिडक्शन लेते हैं। तो इसमें अगर आपने जो भी डिडक्शन लिया है तो इसका प्रूफ भी होना चाहिए। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, डिडक्शन एजम्पशन पे डाल देते हैं कि इतना डिडक्शन होगा, इतना LIC प्रीमियम होगा, इतना स्कूल फी होगा वगैरह। तो आपको यहाँ पे ये नहीं करना, ये ध्यान रखना है कि डिडक्शन जो भी आप करते हो वो एक्चुअल होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग प्रूफ भी होना चाहिए। क्योंकि अगर इनकरेक्ट डिडक्शन आपने डाल दी है, डिपार्टमेंट के पास भी डेटा रहता है और उस डेटा से अगर मैचिंग हुआ तो यहाँ पे जो मिसमैच रहा तो ये भी एडजस्ट हो जाता है, और डिफरेंस जो भी है वो इंटीमेशन के अंदर आपको डिपार्टमेंट देता है, और वहाँ पे अगर टैक्स डिमांड भी आ सकती है या फिर आपका रिफंड भी बन सकता है। बट ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए सेफ होता है। तीसरा रिस्क पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पॉइंट है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब आता है? जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन किया है, मतलब कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड वगैरह में कुछ ट्रांजैक्शन किया है, सेल्स किया है, तब इसका जो प्रॉफिट होता है इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिसे हमने प्रैक्टिस में देखा है कि स्टॉक मार्केट का उनको पता ही नहीं होता, बोलते हैं तो हमारी इनकम ही क्या, मैंने तो लॉस कर दिया है। बट ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कैपिटल गेन लॉस भी हो सकता है, कैपिटल गेन प्रॉफिट भी हो सकता है। उसका पूरा हमें एनालिसिस करना है और चेक करना है कि प्रॉफिट है या लॉस, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो भी चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास स्टॉक एक्सचेंज से सीधी डिटेल जाती है, और अगर डिपार्टमेंट के पास जो डिटेल है और आपने जो रिटर्न में डिटेल दिखाई है, अगर वहां पे मिसमैच हुआ तो डिपार्टमेंट आपसे पूछता नहीं है, सीधा ही एडजस्टमेंट कर देता है या नोटिस इशू कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस इनकम का रिस्क।
मतलब कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो बिजनेस इनकम दिखाई है, जो आपका टर्नओवर दिखाया है, वो जीएसटी डिपार्टमेंट से मैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी के अंदर आपका रिटर्न फाइलिंग के बेस पे टर्नओवर जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 50 लाख, बट आपने इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न फाइल करने के टाइम पे यहाँ पे दिखाया है 35 लाख। तो ये सीधा ही मिसमैच है जो डिपार्टमेंट के सामने आ जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट से डेटा वेरीफाई करता है। और प्रिजम्पटिव इनकम में भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो भी ये टर्नओवर मैच होता है। जीएसटी की जो लिमिट है उससे बियॉन्ड आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी ये बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ पे सिस्टम क्रॉस वेरीफाई करता है, बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंसेस भी आपने क्लेम किए हैं वो भी एक्चुअल बिजनेस के एक्सपेंस ही होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है या कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपने एक्सपेंस क्यों क्लेम किया, तो भी ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और कभी कभी ऐसे एक्सपेंसेस जो है वो इनकम टैक्स डिसअलाउ करता है और उसके हिसाब से फिर जो बिजनेस प्रॉफिट आता है उस पर आपको टैक्स लायबिलिटी जो भी बनती है वो पे करनी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन यानी कि बैंक अकाउंट में आपने कैश डिपॉजिट जो किया है वो अगर बियॉन्ड लिमिट है, यानी कि आरबीआई के तहत जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है और कैश का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको कैश कहाँ से मिली, तो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। कोई प्रॉपर्टी परचेस की है तो रजिस्ट्री के पास से डिपार्टमेंट सीधा डेटा कलेक्ट करता है और आपके डेटा से वो मैच करता है। फॉरेन रेमिटेंस, आपने फॉरेन से कोई अमाउंट अपने अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवाई है। ज़्यादातर फ्रीलांसर के केसेस में ये होता है कि वो फ्रीलांसर जो होता है वो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, तो कहीं से भी पैसा उनके अकाउंट में आता है, बट अगर वो रिपोर्ट नहीं किया कि ये फॉरेन रेमिटेंस है या फॉरेन इनकम है, एक्सपोर्ट की इनकम है, तो भी ये मिसमैच आता है। और डिपार्टमेंट, याद रखना, ये मिसमैचेस जो होता है ना वो आपसे कंफर्मेशन नहीं लेते, वो सीधा ही एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया उसका डेटा और डिपार्टमेंट के पास से कहीं से भी जो डेटा उन्होंने निकाला, जैसे कि रजिस्ट्री के पास से लिया, बैंक से लिया या किसी भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया, स्टॉक एक्सचेंज से लिया, अगर उससे जो डेटा आपका मिसमैच है तो डिपार्टमेंट जो है आपका डेटा और दूसरा डेटा जो उनके पास अवेलेबल है उसमें जो भी मिसमैच है वो पूरा एडजस्ट कर देते हैं और उनके हिसाब से जो डेटा है ना उसी के हिसाब से आपका असेसमेंट होता है। और असेसमेंट के हिसाब से वहीं पे अगर टैक्स आपको पे करना बनता है तो इंटीमेशन आता है और इंटीमेशन के अंदर आपको डिमांड भी आ सकती है। और अगर आपका इनकम जो है वो आपने ज़्यादा दिखाया है और उनके पास जो डेटा है वहाँ पे कम है तो वो भी एडजस्ट हो जाता है और आपका टैक्स वहाँ पे कम भी हो सकता है। बैंक से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए डिपार्टमेंट जो है वो एसएफटी यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बैंक से ये स्टेटमेंट लेते हैं डिपार्टमेंट और इससे आपका डेटा जो है वो वेरिफिकेशन में जाता है और यहाँ पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा रिस्क है। अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कुछ भी किया है तो आपको उसको रिटर्न में दिखाना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। टैक्स ज़्यादा या कम वो तो असेसमेंट के टाइम पता चलेगा, बट अगर रिपोर्टिंग नहीं किया वो सबसे बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। अगर आईटीआर फाइल करने के टाइम सही फॉर्म जो है वो चूज नहीं किया और कोई भी फॉर्म के अंदर हमने डिटेल सबमिट कर दी यानी कि आईटीआर फाइल कर दिया तो डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आना पक्का है। फॉर एग्जांपल, सैलरी इनकम है प्लस बिजनेस इनकम भी है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम भी है और कैपिटल गेन भी है। तो ऐसे अगर आपके 5 हेड्स जो है इनकम के उसमें से कौन कौन से हेड के अंदर इनकम आती है और उस हिसाब से आईटीआर के फॉर्म है, जैसे आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, तो ऐसे कौन सा फॉर्म जो है वो आपके इनकम के लिए सही है वो चेक करके उसी फॉर्म के अंदर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये लॉ के हिसाब से भी आपको सही तरीके से स्टॉप ना कर, ये लॉ की ही प्रोविजन है कि आईटीआर का जो फॉर्म है वो सही आपको फाइल करना जरूरी है। तो अगर ये फॉर्म आपने सही फाइल नहीं किया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। रिस्क एरियाज में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है नोटिस को इग्नोर करना। नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आता है तो हर एक नोटिस जो होता है वो पेनल्टी या फिर डिमांड नहीं होता। तो जो भी नोटिस आया है वो उसको आपको चेक करना है और उसका रिस्पॉन्स जरूर देना है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्स का रिकॉर्ड रखता है।
यानी कि यहाँ पे कोई इंटीमेशन आया तो उसको भी आपको अगर कोई रिस्पॉन्स देना है तो उसके टाइम लिमिट के अंदर तुरंत ही आपको रिप्लाई करना है। क्लैरिफिकेशन अगर कुछ मांगा है डिपार्टमेंट ने तो क्लैरिफिकेशन भी कंपलसरी देना है। और डिफेक्टिव रिटर्न का अगर नोटिस आया है तो उसको आपको रिवाइज करके प्रॉपर जो फॉर्म के अंदर रिटर्न फाइल करना है या फिर उस नोटिस में आपको जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है उसको फॉलो करना जरूरी है। नोटिस को इग्नोर करना ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। ये स्टार्ट होता है रीअसेसमेंट का, यानी कि फिर आपका जो केस है वो स्क्रूटनी तक भी जा सकता है अगर आपने नॉर्मल या सिंपल नोटिस को जो इग्नोर किया तो आज हमने जो रिटर्न फाइलिंग के रिस्क एनालिसिस किया उससे हम ये जान सकते हैं कि आईटीआर फाइलिंग का रिस्क क्या होता है। तो आईटीआर फाइलिंग का रिस्क इज इक्वल टू मिसमैच हो सकता है, ओवर क्लेम यानी कि डिडक्शन ओवर क्लेम कर लिया, एक्सपेंस ओवर क्लेम कर लिया वगैरह, या फिर नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर मतलब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हमने डिस्क्लोज नहीं किए या कुछ भी कोई इनकम जो है वो हमने डिक्लेयर नहीं की। तो रिटर्न फाइलिंग अगर हमें स्मूथ और इजी और सेफ चाहिए तो उससे ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है वहाँ पे एक्यूरेसी का और डॉक्यूमेंटेशन का। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन स्पीड। आप जल्दी जल्दी में रिटर्न फाइल कर दो वो सही नहीं है, एक्यूरेसी से फाइल करो, यानी एक्यूरेसी ग्रेटर देन स्पीड। और डॉक्यूमेंटेशन ग्रेटर देन एजम्पशन। एजम्पशन कुछ भी नहीं लेना है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम किया तो उसका आपको प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और आपने कुछ इनकम दिखाई, कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपने दिखाया तो उसके भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए। कुछ भी एजम्पशन से हमें कुछ भी रिटर्न फाइल करना नहीं है। सेफ रहने के लिए इतना आपको ध्यान रखना खूब जरूरी है। फाइनली अब हम बात करते हैं आईटीआर रिटर्न फाइलिंग में सेफ किस तरीके से हम कर सकते हैं, फाइलिंग सेफ कैसे कर सकते हो, फाइलिंग करने के बाद के जो रिस्क है उसमें हमें सेफ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि रिटर्न फाइल करने से पहले AIS डाउनलोड करो और AIS में जो भी रिटर्न यहाँ पे AIS के अंदर जो भी इनकम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो सबको वेरीफाई करो। आपके बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करो। उसमें अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज का दिखा रहा है तो आप उसमें भी चेक करिए कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, कैपिटल गेन है या नहीं है, वो चेक करिए AIS डाउनलोड करके। AIS के अंदर पूरा आपका रिपोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है। सेकंड है 26AS को रिकंसिलिएशन करना। 26AS में ज़्यादातर TDS आता है, तो जो भी TDS आपके डिडक्टर ने TDS डिडक्ट किया है तो उसका इनकम जो है वो प्रॉपर आपको जो भी हेड के अंदर आता है उसमें आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर TDS डिडक्ट हुआ है बट आपने इनकम शो नहीं किया तो ये नॉन डिस्क्लोजर हो जाता है और आपने इनकम जो है वो डिपार्टमेंट को नहीं दिखाई, ऐसा प्रूव होता है। GST का टर्नओवर मैच करिए। बिजनेस के रिटर्न के अंदर खास ये ध्यान रखना है कि GST का डेटा जो है वो डिपार्टमेंट क्रॉस वेरीफाई करती है, तो GST के अंदर जितना टर्नओवर है उतना ही टर्नओवर आपका ITR में होना चाहिए। डिडक्शन का जो भी आप ले रहे हो उसका प्रूफ रखिए। जो भी डिडक्शन ITC में लिया, ITD ATG कुछ भी आपने लिया है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ रखना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं हर एक क्लाइंट को भी बोलता हूँ और आपको भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर सेफ तरीके से अपना ITR खुद भी फाइल करना है तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। तो अगर आप रिटर्न को लाइटली लेते हो तो याद रखना डिपार्टमेंट लाइटली नहीं लेता है। और हाँ, टैक्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इनकम टैक्स नोटिस क्लैरिफिकेशन के साथ। थैंक यू।